Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 10th of January 2022 and today's important points from the nursing subjects are: first point, ब्यूमेटेनाइड, जिसे हम ब्यूमैक्स के नाम से भी जानते हैं, एक डाईयूरेटिक मेडिसिन है और इस दवा के इफ़ेक्ट की वजह से बॉडी से सोडियम और पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो जाता है। ब्यूमेटेनाइड और डिगॉक्सिन दोनों ही मेडिसिन्स हार्ट फेलियर के पेशेंट में दी जाती हैं। अब बात करते हैं शॉक की। शॉक में अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं तो आप बताएंगे हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, कूल क्लैमी स्किन। याद रखिएगा, सिर्फ न्यूरोजेनिक शॉक को छोड़कर बाकी सभी शॉक्स के लिए क्लासिकल साइन में आपको हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, कूल काम स्किन देखने को मिलेगी, जबकि न्यूरोजेनिक शॉक में क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स के रूप में आपको जो स्किन है वो ड्राई और वार्म देखने को मिलेगी। टैकीकार्डिया की जगह यहाँ पर ब्रैडीकार्डिया होगा और हाइपोटेंशन तो सेम ही रहेगा। याद रखिएगा, न्यूरोजेनिक शॉक में स्किन जो है वार्म होती है और ब्रैडीकार्डिया होता है, जबकि सभी दूसरे प्रकार के शॉक्स के अंदर आपको टैकीकार्डिया और कूल स्किन देखने को मिलेगी। तो अगर कोई पेशेंट आपको लग रहा है शॉक के अंदर जा रहा है और उसकी स्किन यदि ठंडी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे न्यूरोजेनिक शॉक नहीं है। और वहीं पर शॉक के पेशेंट में अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, स्किन वार्म और ड्राई मिलती है, तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक हो रहा है। न्यूरोजेनिक शॉक में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पर्सन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है। इस कारण से ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेल्स पैल्सी ड्यू टू कंप्रेशन और डैमेज ऑफ सेवेंथ क्रेनियल नर्व और फेशियल नर्व। अगर किसी पर्सन में सेवेंथ क्रेनियल नर्व, जिसे आप फेशियल नर्व के नाम से भी जानते हैं, उसमें लंबे समय तक किसी कारणवश कंप्रेशन रहे, दबाव रहे या फिर वो डैमेज हो जाए, तो इससे जो कंडीशन होगी उसे हम बेल्स पैल्सी के नाम से जानते हैं। It leads to paralysis of facial muscles, loss of facial expression to affected side। अब इस बेल्स पैल्सी वाले पेशेंट में फेशियल मसल्स के अंदर पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि जिस तरफ बेल्स पैल्सी हुई है उस तरफ का जो फेस है उसमें किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि खुशी, गम, उदासी, किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन उस एरिया में नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज उस एरिया की सप्लाइंग नर्व, फेशियल नर्व डैमेज हो चुकी है और यही कंडीशन बेल्स पैल्सी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम ड्यू टू इंजरी ऑफ अल्नर नर्व। क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम अल्नर नर्व के डैमेज होने के कारण होता है। नेक्स्ट, सैटरडे नाइट पैल्सी। सैटरडे नाइट पैल्सी को हम रिस्ट ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं और ये रेडियल नर्व में इंजरी होने के कारण होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। CPR में जब हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो उसमें कंप्रेशन के दौरान किसी भी पेशेंट का चेस्ट कितना हमें प्रेस करना चाहिए, इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप अडल्ट में CPR दे रहे हैं
तो मैक्सिमम आप 2 इंचेस तक चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं, और या इसे आप सेंटीमीटर्स में बताना चाहें तो 5 सेंटीमीटर्स। चाइल्ड के केस में सीपीआर करते समय आप चेस्ट को 1.5 इंच तक दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और न्यूबॉर्न या इन्फेंट के अंदर सीपीआर करते समय आप चेस्ट को आधा से 1 इंच तक कंप्रेस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, पल्मोनरी एडिमा। जब हम किसी भी क्लाइंट के अंदर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो उस सिचुएशन में ये क्लाइंट का मान लीजिए लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इस पेशेंट का ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है ये काम अगर करना बंद कर दे तो इसका क्या इफेक्ट होगा। मान लीजिए कि अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड लंग्स से आ रहा था वो लंग्स में जाकर एक्यूमुलेट होने लगेगा, और इस वजह से धीरे धीरे पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगी। गौर कीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर क्लाइंट का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो ब्लड जो है आगे एरोटा में नहीं जा पाएगा, ब्लड का यहाँ एक्यूमुलेशन होने लगेगा, फिर यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में एक्यूमुलेशन होने लगेगा, और धीरे धीरे यहाँ लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड लेकर आने वाली ब्लड वेसल और लंग्स में भी जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, वो रुकने लगेगा, और इसी कंडीशन को हम पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो जितने भी साइन एंड सिम्टम्स आएंगे लंग्स के से रिलेटेड होंगे मोस्टली। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, HDI। आइए जान लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। अ स्टैटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन and per capita income indicators which are used to rank countries into 4 tiers of human development। बेसिकली जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो किसी भी कंट्री में रह रहे लोगों का डेवलपमेंट बताता है। लोगों की इनकम कितनी है, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, उनकी लाइफ कितनी है, इन सभी के बारे में हर कंट्री के लोगों को रैंकिंग दी जाती है, नंबर दिया जाता है, और फिर फाइनली HDI के बिहाफ पर कंट्री को रैंकिंग दी जाती है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, तो आप बताएंगे टोटल 3 डायमेंशंस होते हैं HDI में। सबसे पहले है लिटरेसी रेट, फिर आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर आता है इकोनॉमिकल स्टेटस। इन तीनों के बिहाफ पर ही हम HDI का निर्धारण करते हैं, और HDI से उस कंट्री के बारे में हमें आइडिया मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे एमियोडेरोन। एमियोडेरोन मार्केट में कॉर्डेरोन के नाम से अवेलेबल रहती है। ये एक पोटेशियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल हम ऐसे पेशेंट्स में करते हैं जिनमें डिसरिथमियास डेवलप हो रहे हैं। ये एंटी एरिथमिक मेडिसिन है, यानी हार्ट की एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को नॉर्मल करने का काम करती है। इसके साथ ही ये हार्ट रेट को डिक्रीज करने में भी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल हम हार्ट रेट को इंक्रीज करने में करते हैं। ये इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट PVC। PVC का फुल फॉर्म होता है प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस।
नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइरोनोलैक्टोन मेडिसिन की। ये मार्केट में एल्डेक्टोन नाम से अवेलेबल है। स्पाइरोनोलैक्टोन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक मेडिसिन है। इट increases potassium level in body, so avoid food like potato, banana, avocado because they are rich in potassium। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि एक पेशेंट को स्पाइरोनोलैक्टोन मेडिसिन दी जा रही है, तो इस पेशेंट को कौन से फूड सब्सटेंस नहीं देने चाहिए। तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था पोटैटो। हम जानते हैं कि स्पाइरोनोलैक्टोन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक है, यानी ये हमारे बॉडी में पोटेशियम के लेवल को बढ़ाती है और इस बढ़े हुए पोटेशियम लेवल के कारण हमारे हार्ट में एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। तो इस सिचुएशन में हम पोटेशियम का लेवल नॉर्मल रखना चाहेंगे, इसलिए हम क्लाइंट को ऐसे सभी फूड सब्सटेंस अवॉइड करेंगे इस समय जिनमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, पोटैटो, बनाना, एवोकाडो ये सभी पोटेशियम के रिच सोर्स माने जाते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। इससे संबंधित एक और मेडिसिन है जिसे हम फ्रूसेमाइड के नाम से जानते हैं। मार्केट में ये लेसिक्स के नाम से आती है और हॉस्पिटल्स में इस डाईयूरेटिक का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। फ्रूसेमाइड एक लूप डाईयूरेटिक मेडिसिन है और इस डाईयूरेटिक मेडिसिन को देने के बाद पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होने लगता है, यानी हाइपोकैलीमिया कंडीशन होने लगती है। जब भी पेशेंट को हम लेसिक्स इंजेक्शन देते हैं तो उन्हें ऐसे फूड सब्सटेंस खाने के लिए कहा जाता है जिनमें पोटेशियम ज़्यादा हो। तो याद रखिएगा, पहले हमने बात की थी स्पाइरोनोलैक्टोन की, ये थी पोटेशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डाईयूरेटिक। इसका काम था कि बॉडी से यूरिन आउटपुट करवाने के साथ साथ पोटेशियम का लेवल बढ़ाना। तो इस मेडिसिन के साथ साथ हम पोटेशियम रिच फूड कंटेंट्स नहीं दे रहे थे, जबकि फ्रूसेमाइड एक ऐसा डाईयूरेटिक है जो कि पोटेशियम के लेवल को भी कम कर देता है। तो इस सिचुएशन में हम फूड सब्सटेंस ऐसे देते हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैफॉइड, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन। प्रीवियस एग्जाम में इस एनाटॉमी के क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि उस कार्पल बोन का नाम बताइए जो कि सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होती है। तो आप बताएंगे स्कैफॉइड बोन। नेक्स्ट, कार्पल टनल सिंड्रोम, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व फॉर लॉन्ग टाइम। अगर किसी क्लाइंट में लंबे समय तक मीडियल नर्व कंप्रेस्ड रहे तो उस पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड अकर्स ड्यू टू इंजरी इन अल्नर नर्व एट रिस्ट। अगर किसी क्लाइंट की रिस्ट में, कलाई में अल्नर नर्व पर इंजरी हो जाए तो उसका जो हाथ है, उसकी जो फिंगर्स हैं वो मुड़ी हुई रहेंगी, कर्व्ड हो जाएंगी। तो इस कंडीशन को ही हम क्लॉ हैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक बहुत ही डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम डिफिब्रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हमारे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से बीट करते हैं, यानी प्रॉपर बीटिंग तो नहीं होती, लेकिन हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकल्स जो हैं फड़फड़ाने लगते हैं, फिब्रिलेट करने लगते हैं। और इस सिचुएशन में हम डिफिब्रिलेशन का इस्तेमाल करके इसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए इमरजेंसी में आपके पास डिफिब्रिलेटर तुरंत अवेलेबल नहीं है तो आप वहां पर सीपीआर स्टार्ट करके भी पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन। अगर आप वेंट्रिकुलर
फिब्रिलेशन को ट्रीट नहीं कर पाते तो इसके बाद पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन हो जाती है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट यदि आपसे पूछें तो आप बताएंगे हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे जॉन स्नो। नेक्स्ट, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, इसमें आप बताएंगे जोसेफ लिस्टर। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुता। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से हम कॉलेरा डिजीज को जानते हैं, जिसे आप हिंदी में हैजा कहते हैं, और ये विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। इसमें वाशरमैन या वाशर वुमेन साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, DALY डलाई, इसका फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसेबिलिटी के साथ व्यक्ति ने कितना जीवन जिया, इसे डिले द्वारा डिनोट किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन डिले कौन सा है तो आप बताएंगे डिप्रेशन, और सेकंड मोस्ट कॉमन डिले यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे हियरिंग लॉस। नेक्स्ट पॉइंट, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में बच्चे के शरीर पर रैशेस पाए जाते हैं, और इस सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करके हम चाइल्ड एब्यूज को डिनोट करते हैं। सो वी कैन से बैटर बेबी सिंड्रोम इज सीन इन चाइल्ड एब्यूज केसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर या राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के बारे में। अब हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अगर किसी क्लाइंट में हार्ट का राइट वेंट्रिकुलर फेल हो जाए, यानी कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए, इसके कॉन्ट्रैक्ट ना होने के कारण जो ब्लड है यहाँ से आगे मूव नहीं कर पाएगा, और जो राइट एट्रियम है उसमें भी ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। साथ ही साथ राइट एट्रियम को लेकर आने वाली ब्लड वेसल्स IVC और SVC, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में भी ब्लड का रिटेंशन बढ़ेगा, स्टेसिस होगा, और इस वजह से हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लीवर, उसमें स्वेलिंग आने लगेगी, उसका साइज बढ़ने लगेगा, तो वहाँ पर हिपेटोमेगैली कंडीशन डेवलप होगी। स्प्लीन का साइज बढ़ने लगेगा, इसे हम स्प्लीनोमेगैली कहेंगे। लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा देखी जाएगी, इसे हम पीडल एडिमा कहेंगे। और सुपीरियर वेना कावा के पास स्थित जुगुलर वेन्स में डिस्टेंशन हो जाएगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये कंडीशन जुगुलर वेन डिस्टेंशन कहलाएगी। तो याद रखिएगा, जब क्लाइंट के अंदर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा था तो जो सिम्टम्स थे वो लंग्स से संबंधित थे, वहाँ पर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिला था। और अब जो है राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है, यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो अदर बॉडी ऑर्गन्स में देखने को मिल रहे हैं, अदर देन लंग्स में देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।